नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे अव्यय के बारे में, यानी जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें मैं आपको बता चुका था कि अव्यय किसे कहते हैं। साथ साथ ही मैंने आपको बताया था कि अव्यय कितने प्रकार का होता है, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ कि अव्यय हमारा 4 प्रकार का होता है। अव्यय किसे कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदले जा सकते उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय 4 प्रकार का होता है, जिसमें से क्रिया विशेषण अव्यय हम कंप्लीट करा चुके थे। और क्रिया विशेषण के जो जितने भी भाग थे, यानी अर्थात क्रिया विशेषण जो अव्यय होता है वो 4 प्रकार का होता है। और चारों के 4 प्रकार हम पिछले ही क्लास में हम करा चुके थे कंप्लीट। और आज उसका हम दूसरा भाग देखेंगे, जो है हमारा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, यानी वे अव्यय जो लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदले जा सकते, परंतु किन्हीं 2 शब्दों में संबंध बताते हों, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो अव्यय शब्द होने के साथ साथ किन्हीं 2 शब्दों में, यानी जो हमारे 2 शब्द होंगे उनमें क्या बताएंगे, एक दूसरे में कोई ना कोई रिलेशन यानी संबंध बताएंगे। और वो क्या होने चाहिए, शब्द अव्यय होना चाहिए। यानी जो संबंध बताएगा वही शब्द क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। अर्थात वे अव्यय शब्द जो 2 शब्दों में संबंध बताते हैं उन्हें ही हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं, जैसे पर, ऊपर, बिना, भर, आगे, पीछे, बाहर आदि के ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदले जाते और वो एक 2 शब्दों के बीच क्या बताते हों, संबंध बताते हों। जैसे कि हम उदाहरण से समझेंगे। धन के बिना कोई काम नहीं होता। धन के बिना कोई काम नहीं होता, यानी कोई काम धन के बिना नहीं होता। ये जो बिना शब्द है यही काम में और धन के बीच क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। और यही क्या कहलाएगा, संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। जैसे कि मैं कहूँ वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा है। तो पक्षी बैठा है वृक्ष के ऊपर, यही ऊपर क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी वे अव्यय शब्द जो 2 शब्दों के बीच कोई संबंध बताने के साथ साथ ही वो क्या हो, अव्यय हो। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट अव्यय की, यानी जो हमारा तीसरा अव्यय है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक
अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? यानी वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। यानी ऐसे अव्यय शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि किंतु, परंतु, लेकिन, और, एवं, अथवा, या आदि। यही क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण से बात करेंगे, उदाहरण देखेंगे, सीता ने इडली खाई और रीता ने डोसा। सीता ने इडली खाई और रीता ने डोसा। यानी जो हमारे दो वाक्य हैं, रीता ने डोसा और सीता ने इडली, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और कर रहा है। और यही क्या कहलाएगा? हमारा समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। और समुच्चय बोधक अव्यय को पूछा जाए, समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का होता है। समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और एक होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। एक होता है नंबर एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। बात करते हैं जो हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, ये दो प्रकार का होता है। एक मैंने आपको बताया समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है, यदि बात की जाए समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की, जो हमारा तीसरा पॉइंट चल रहा था, समुच्चय बोधक अव्यय, तो मैंने आपको बताया ये दो प्रकार का होता है। एक होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। यदि मैंने आपको बताया जो समुच्चय बोधक अव्यय है, ये दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन मैंने आपको इसमें बताया था कि क्या कौन कौन से शब्द आते हैं? किंतु, परंतु,
लेकिन, अथवा, जो, आदि। ठीक है। यदि समानाधिकरण की बात की जाए तो इसमें आता है और, एवं, अथवा, या, ये शब्द आते हैं हमारे समानाधिकरण में। और यदि व्याधिकरण की बात की जाए तो इसमें आता है किंतु, परंतु, जो कि, लेकिन, आदि। जो हमारा व्याधिकरण है इसमें आता है किंतु, परंतु, लेकिन, जो, आदि, इनसे संबंधित यही सब किस में आते हैं? व्याधिकरण में आते हैं। जैसे कि उदाहरण से बात की जाए, वे फल कहाँ रखे हैं जिनको आप लाए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए इसमें कैसा, यानी इसमें कौन सा अव्यय है, तो दो शब्दों को जोड़, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वो जिनको कर रहा है। ठीक है। यदि जिनको मैंने अभी आपको बताया, यदि वह समान, यानी अर्थात समान के आधार पर है, और, एवं, अथवा, या, तो वो कहलाता है समानाधिकरण। और यदि इनसे अलग कोई से भी हमारे अव्यय आए, वही क्या कहलाएगा? व्याधिकरण कहलाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है। यदि बात की जाए जो हमारा चौथा समुच्चय बोधक अव्यय है वो कौन सा आता है? विस्मयादि समुच्चय बोधक अव्यय नंबर 4। विस्मयादि समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय नंबर 4, यानी जो हमारा तीसरा भाग था वो समुच्चय बोधक अव्यय था, और जो हमारा चौथा भाग है अव्यय का वो क्या क्या कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। और मैं आपसे एक बात बता दूं, आप जानते हैं अभी सरकार ने एक पीईटी एग्ज़ाम जारी किया है, जो कि आप सभी को पता है। जिसने हमारी पिछली क्लास नहीं ली है वो जाकर के पिछली क्लास देखें। उससे जितनी भी क्वेश्चन यानी आपके मन में उठ रहे हैं उन सभी के जवाब उस वीडियो में मिल जाएंगे कि पीटी क्या है, पीटी लागू क्यों किया गया है। ठीक है। और साथ ही साथ पीटी में कितनी नेगेटिव मार्किंग है, पीटी कब तक जारी रहेगा, या पीटी में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने पर क्वालिफाई है, या सरकार कैसे कैसे उसका यूज़ करेगी यानी प्रयोग करेगी। ठीक है। तो यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो जाकर के हमारी क्लास देखें, उससे आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी। तो पीटी में आप सभी जानते हैं जो हमारी हिंदी है वो 15 नंबर की आ रही है, और 15 में से 5 नंबर जो हमारा व्याकरण का पोर्शन है, यानी जो हमारी हिंदी पढ़ने वाली है उसमें से आ रहे हैं, और 10 नंबर का अपठित आ रहा है, यानी एक गद्यांश आ रहा है जिसमें से आपको क्वेश्चन छांटने हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपके गद्यांश हैं उसे भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, और जितने वो हमारे 5 नंबर हैं इन्हें भी मैं आपको करा ही रहा हूँ। ये ध्यान रखना कि नंबर तो एक भी बहुत होता है, 15 नंबर तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। आप सभी जानते हैं कभी आपका पड़ोसी या आप खुद या फिर आपका भाई जो एक नंबर या पॉइंटों से बाहर रहा हो, उससे पूछना कि एक नंबर की या पॉइंट की वैल्यू क्या होती है। 15 नंबर बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और आप सभी को पता चल गया होगा कि पीटी का सिलेबस क्या है, कि जिसने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है या फिर पीटी के बारे में नॉलेज करनी है, जानकारी लेनी है, तो हमारी पिछली क्लास ज़रूर देखें। ठीक है। बात करते हैं जो हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? आप सभी जानते हैं विस्मयादि बोधक जो हमारा अव्यय होता है विस्मय, यानी वे अव्यय शब्द जो दुख, सुख या शोक, घृणा, आश्चर्य इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं आता है अरे। और एक बात और बता दूं
यदि आपको बिल्कुल ये नहीं पता कि कौन से होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, तो आप सभी जानते हैं कि विस्मयादि बोधक अव्यय के लास्ट में उल्टी आई का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर ये आपको लगा हुआ मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वही क्या कहलाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएगा। या फिर हाय, ये क्या कहलाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर अर्थात कहने का मतलब है कोई चौंक करके कह रहा है अरे तुम क्या कर रहे हो, तो यही क्या कहलाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। तो यहाँ पर हाय यानी दुख की बात हो रही है, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है, और यदि मैं आपसे ये बात कहूँ कि यह जो वाक्य लिखा हुआ है जिस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, यदि शुद्ध है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये शुद्ध है, और अशुद्ध है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका शुद्धिकरण क्या होगा। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हमारे अव्यय हैं ये 4 प्रकार के होते हैं और चारों के 4 कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यानी अर्थात कहने का मतलब ये है, जो हमारा हमने टॉपिक स्टार्ट करा था संज्ञा से अव्यय तक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पद के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। तो मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण और साथ ही साथ आपका अव्यय यानी 5 के 5 पोर्शन कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, और अब आप क्या स्टार्ट कराना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था वो संज्ञा से अव्यय तक ही था, क्योंकि इससे जितने भी कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय हमारे टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट कराना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो अन्यथा यदि किसी की कमेंट्स नहीं आई तो मैं वर्णमाला स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।